बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऐवान सच में खुश आमदेद। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम पर बात करेंगे और इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो सेहत की दस्तयाब सहूलतें हैं वो कितनी सफिशेंट हैं और उनको कैसे एनहांस किया जा सकता है। इसके साथ साथ लाहौर का एक बड़ा हॉस्पिटल म्यू हॉस्पिटल है। म्यू अस्पताल ना सिर्फ लाहौर का बड़ा अस्पताल है बल्कि ये एशिया के बड़े अस्पतालों में इसका शुमार होता है। ये अस्पताल पाकिस्तान के लोगों को कैसी सर्विस डिलीवरी दे रहा है, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और मज़ीद क्या कुछ किया जा सकता है, आज के प्रोग्राम में इस बात का भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का तारफ़ आपसे करवा दूँ, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक साहब। डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक साहब MS हैं म्यू अस्पताल लाहौर के। इसीलिए म्यू अस्पताल की ख़ास तौर पर बात करेंगे और इसके अलावा इनका पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को इन्होंने हेड किया है। उस हवाले से भी बड़ा वसी एक्सपीरियंस रखते हैं। एड्स के हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। पोलियो के ख़ात्मे का जो प्रोग्राम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसको भी हेड किया है। मुख्तलिफ़ अज़ला में, पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में बतौर CO हेल्थ काम करने का भी वसी तजर्बा रखते हैं। इंतज़ामी मामलात में, ख़ास तौर पर सेहत के इंतज़ामी मामलात में खसूसी दस्तरस है इनकी। डॉक्टर साहब को वेलकम कहते हैं। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शहरयार साहब, हस्बे मामूल हमारे प्रोग्रामों में हेल्थ के हवाले से खसूसी तज्ज़िये पेश करते हैं। डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम। तो गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर मुनीर मलिक साहब आपसे करते हैं। सबसे पहले तो ये आपका जो बैकग्राउंड है पोलियो के हवाले से, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से और हेल्थ की मैनेजमेंट के हवाले से, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले म्यू हॉस्पिटल के बारे में ज़रा बताइए, पहले इसकी कैपेसिटी ओवरऑल एक ओवरव्यू दीजिए नाज़रीन को कि म्यू अस्पताल इस वक्त सर्व क्या कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, बुलाने का शुक्रिया। म्यू हॉस्पिटल एशिया के बहुत बड़े अस्पतालों में है और इस वक्त इसकी टोटल बेड स्ट्रेंथ है वो 2484 है, जिसमें टोटल 55 हमारे इंडोर सर्विसेज हैं, 73 हमारी ऑपरेशन टेबल्स हैं और हमारा जो 2021 का आउटडोर था वो 7,2800 से ज़्यादा रहा है। इसी तरह हमने आउटडोर जो पेशेंट आपने आउटडोर एक में साल में 7,000 से ज़्यादा है। 7,000 से ज़्यादा और 7,000 के करीब ही हमने इमरजेंसी देखी पिछले साल में। इंडोर 68,000 से हमारा ज़्यादा रहा। इसी तरह हमारे कोविड के दिनों में भी म्यू हॉस्पिटल ने हॉस्पिटल में और एक्सपो सेंटर को रन किया। डेंगू में भी मेजर सर्जरी जो पिछले साल में हुई वो 2,300 से ज़्यादा थी, माइनस सर्जरी 52,000 से ज़्यादा थी। टोटल जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो 519 हैं, PG जो हैं वो 656 हैं और 400 से ज़्यादा हमारे हाउस ऑफिसर हैं। 1660 से ज़्यादा हमारी वहाँ पे नर्सिस काम कर रही हैं। म्यू हॉस्पिटल में तकरीबन तमाम शोबों की स्पेशलिटी मौजूद है। मेरा पेरिफेरी का भी ये एक फीडबैक था कि पेशेंट को जब भी रेफ़र करें तो पेशेंट्स का यही होता था कि हमें म्यू अस्पताल में भेज दें, और लाहौर के लोगों का भी नाम जो है उन म्यू हॉस्पिटल का ही लेते थे। ये एक ब्रांड नेम बना हुआ है। ब्रांड नेम। जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने पेशेंट्स के भी इंटरव्यू किए और सर्विसेज को भी देखा, तो वाकई म्यू हॉस्पिटल एक ऐसा इदारा है जिस पे लोगों का फेथ और ट्रस्ट है और वो तमाम अमले की, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और स्टेक होल्डर्स की मेहनत से आया है कि लोग इस पे एतबार करते हैं और म्यू हॉस्पिटल को ही अपना मसीहा समझते हैं। और बाकी पेशेंट को कहीं से भी कोई भी कह दे कि यहाँ इलाज नहीं हो सकता, तो म्यू हॉस्पिटल कभी भी किसी को नहीं कहता कि यहाँ आपका इलाज नहीं हो सकता। हर किसी को अकोमोडेट किया जाता है। हर किसी को अच्छा accommodate डॉक्टर साहब, करते हैं। डॉक्टर शहरयार साहब, क्योंकि ये हेल्थ के हवाले से हम आपने तो हॉस्पिटल की नुमाइंदगी करनी है, इनसे हम आज़ाद तज्जिया भी लेंगे। डॉक्टर साहब ने ये जो कहा और तासर भी यही है कि पूरे पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग रेफ़र होके आते हैं लाहौर में और लाहौर में फिर म्यू हॉस्पिटल में। एक तो ये कि म्यू हॉस्पिटल का दामन तो है ही, वो तो वेलकम करता है, लेकिन ये हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कितना ये अच्छी प्रैक्टिस है कि बाहर दूर दराज से भी पेशेंट रेफ़र हो आए, इस पे बर्डन बढ़ता है और इससे फिर क्या मसाइल पैदा होते हैं। देखें, इसके दो पहलू हैं इस बात के। पहली एक तो मैं चीज़ ऐड करूंगा, डॉक्टर साहब ने कहा तो मैं तो ये समझता हूं कि मेयो अस्पताल जो है ना वो मरीजों का दाता दरबार है। ये बिल्कुल एक बजा बात है।
पूरे पंजाब से पेशेंट रेफर होके आता है। एक तो होता है कि जो प्राइमरी पंजाब केयर से नहीं जी, केपी से भी आता है, जो से बलूचिस्तान से लोग आए होते हैं, जो वहाँ प्राइमरी जाके केयर देखने सेटअप के लगे। पेशेंट्स हैं वो टर्शरी केयर पे आते हैं, ये एक ट्रेंड है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दी ब्रांड्स या मेयो अस्पताल, तो हर एक पेशेंट की अपनी भी एक वो ख्वाहिश होती है कि अगर मेरा इलाज यहाँ नहीं हो सकता तो उसको पता है कि मेयो अस्पताल में कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। दूसरी बात ये है कि जितने भी प्राइमरी केयर के हॉस्पिटल हैं उनमें अगर मैं मेंशन करूं कि सिर्फ कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे कि एलजीएच में न्यूरोसर्जरी का पेशेंट जाता है पूरे पंजाब का, जी। उसको छोड़ के जितने भी पेशेंट रेफर होते हैं प्राइमरी केयर से वो सारे के सारे मेयो अस्पताल में आते हैं। बहुत कम होता है कि जो बाकी पेशेंट हैं। इससे बर्डन बढ़ता है, इससे बर्डन बढ़ता है। इससे बर्डन बढ़ने के साथ साथ जो अस्पताल की अपनी एक प्रोडक्टिविटी है, जो अपनी एक सर्विस डिलीवरी है, जो मरीजों को केटर करने की सहूलियत की कैपेसिटी है, उसके ऊपर भी बर्डन पड़ता है। तो बहुत बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, मैं कहूँगा हमारे कोलीग्स हैं डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि लोअर लेवल के ऊपर मैनेज हो सकते हैं। लेकिन जब मरीज को खुद भी आराम नहीं आ रहा होता तो उसको वो भी कहता है बस ठीक है मुझे रेफर कर दें, और रेफर करना है लाहौर करना है तो फिर मेयो अस्पताल करें बस। डॉक्टर साहब, ये कितना बड़ा चैलेंज है, ये जो बर्डन मरीजों का आ जाता है, और ख़ास तौर पर ये कवर्ड में भी और डेंगी में भी हमने देखा कि डेंगी में भी लोग इधर ही लाहौर से भी इधर रेफर हो रहे हैं। बिल्कुल। यानी अगरचे बाकी अस्पतालों में भी इलाज हो रहा है लेकिन फिर भी म्यू अस्पताल। हाँ, ये तो आपकी चैलेंज जो कितना डॉक्टर बड़ा साहब का बहुत अच्छा तजदिया है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो प्राइमरी और सेकेंडरी का अंडर यूटिलाइज्ड है और टर्शियरी का ओवरलोडेड है। को हमारा को रेफरल सिस्टम या उसका फिल्ट्रेशन हो वो प्रॉपर नहीं है। अगरचे कोशिश की जाती है कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के वहीं भी डील हो जाए और यहाँ पे पेशेंट आके सिर्फ टर्शियरी लेवल के हों जो रेफरल के साथ आए। लेकिन फिर है कि लोगों का एक जो ट्रेंड है कि डायरेक्ट छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल में चले जाना, फिर उसको रिग्रेट नहीं करते। ये अगर पूरी तरह अमल दरामद हो जाए ना इस पे कि प्रॉपर रेफरल सिस्टम हो और प्राइमरी हेल्थ केयर भी इतना ही यूटिलाइज हो, लोगों को इतनी हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस भी हो, तो टर्शियरी पे इसका बर्डन कम हो सकता है। ये हुकूमत के ज़ेरे बहस ये मौजू कहीं पे रहता है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम को बेहतर किया जाए? जी बिल्कुल, लाजमी तौर पे हर वक्त रहा है और अब भी रहता है कि उसमें एक रेफरल मैकेनिज्म है जिसमें ये तमाम भी आप देखा कि 4-5 साल पहले जितनी भी एम्बुलेंसेज हॉस्पिटल की थी वो रेस्क्यू 112 ने ले ली और फिर उनके कंट्रोल में आ गई और टोटल रेफरल फ्री हो गया। और रेफरल का फिर हॉस्पिटल से फीडबैक भी आता था कि हमें बाकायदा जवाब देना पड़ता था, भाई ये हर्निया का पेशेंट है, आपके डीएचक्यू हॉस्पिटल में हो सकता था, इसको आपने टर्शियरी में क्यों रेफर कर दिया? ये अनड्यू एक सिंपल डिलीवरी का पेशेंट था, इसको आपने हमारे पास क्यों भेज दिया? ऐसी एफर्ट्स भी हैं और एक रेफरल स्लिप्स भी हैं रेड लाइन की होती हैं कि जिनमें पेशेंट डायरेक्ट टर्शियरी में जाता है। लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी के जो आउटडोर है ना वो प्राइमरी हैं कि वहाँ पेशेंट आ भी सकता है, लेकिन मैकेनिज्म एक डेवलप किया गया है कि जिसमें टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल में जो रेफर्ड पेशेंट हैं मैक्सिमम वो ही आए। लेकिन ये भी होता है कि बाद औक़ात लोगों को जो लाइफ लॉन्ग एलिमेंट्स हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो सारी दिन उन्होंने दवाई लेनी है, तो उनका भी होता है कि साल 6 महीने बाद चलो हम कंसल्टेंट को भी दिखा लें, वो भी एक बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सर्विस डिलीवरी पे जब हम जाएं तो ये एक ऐसा मौजू है, इसमें आपके डॉक्टर्स, आपका स्टाफ वो इन्वॉल्व होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, आपके स्टाफ की विल और विश वो इन्वॉल्व होगी, कितने मोटिवेटिव हैं वो सारा कुछ इन्वॉल्व होगा। तो ये म्यू हॉस्पिटल में आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा कि ये डिलीवरी के लिए जो जितने सेगमेंट मैंने जिक्र किया ये सारे एफिशिएंट हैं, पूरा काम कर रहे हैं ये सही तरीके से? बहुत ज़्यादा। मैं समझता था कि जो मेरे मोटिव्स हैं या विद पैशन है कि बंदा सबसे बेहतर डिलीवर कर सकता है विद गुड टीम, और म्यू हॉस्पिटल की ऑलरेडी टीम एक अच्छी है, एक डेवलप हुई हुई है। अगर आप सैनिटेशन को देखें, जेनिटोरियल को देखें, या आप स्टाफ को देखें, पैरामेडिक्स जितने भी हैं या हमारे जितने भी पीजी हैं और कंसल्टेंट्स हैं, वो दे आर वेल ट्यून और इतने अच्छे तरीके से वहाँ पे सर्विस डिलीवरी हो रही है कि एज सच पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है ना हेल्थ सर्विस में म्यू हॉस्पिटल में आप भी देख लें वो कभी नीचे नहीं है। तो सिर्फ मुझे तो था कि ये फाइन ट्यूनिंग, ये कागज़ सीधे हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ फादरली ब्रदरली डील करके इंशाल्लाह मज़ीद सर्विस डिलीवरी को बेहतर करेंगे। लेकिन म्यू ऑलरेडी एक वेल स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जिस पे लोगों का ट्रस्ट भी है और सर्विस डिलीवरी भी बहुत बेहतर है। डॉक्टर साहब, जिस तरह डॉक्टर मुनीर साहब ने कहा कि पीजी जो इनके पास हैं 656 हैं और हाउस ऑफिसर 400 हैं, ये इतने बड़े हॉस्पिटल के लिए सफिशेंट तादाद है?
देखिए, पहली बात तो ये कि जो पीजीज की ट्रेनिंग है दैट इज़ द नर्सरी ऑफ द स्पेशलिटीज़, जी तो वहाँ से स्पेशलिटीज़ बनती हैं। जी और यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको पता है कि वो उनके वहाँ उनकी सुपरविजन में सारा कुछ होता है। जब से सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी आई है तो कुछ जो है वो चीज़ें पहले रैंडमली लोगों को ट्रेनिंग्स मिल जाती थी, अब एक गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म बना दिया सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी का, मेरिट वाइज है कि आप लाहौर के हैं तो हो सकता है कि आपका मेरिट भावलपुर में है, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। और इस पे उससे जो भी कुछ मसाइल है उनका जो भी लोग जिक्र नाला करते हैं। रहते हैं हमारे वाईडीए के दोस्त और बाकी लोग के जी हमें जो ट्रेनिंग मिलती हैं वो हमारे नेटिव एरियाज़ में नहीं मिलती, बट अब एक स्ट्रक्चर सिस्टम आ गया, उसके तहत फिर जितने नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पर अवेलेबल होती हैं उसके हिसाब से हैं। नो डाउट कि मेयो अस्पताल बहुत बड़ा है, डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो द नंबर ऑफ द सीट शुड बी एक्सटेंडेड, द नंबर ऑफ द डॉक्टर सर्विंग शुड बी एक्सटेंडेड, मतलब ये इतनी बढ़नी चाहिए डॉक्टर साहब की राय। जी बिल्कुल, म्यू हॉस्पिटल के साथ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी 8 हॉस्पिटल्स हैं जिनमें म्यू भी है और लाहौर के बाकी हॉस्पिटल्स भी हैं। और ये सीट्स बाय टाइम, हेल्थ एक ऐसा इशू है कि जो पॉपुलेशन जो जो ज़्यादा हो रही है, इसको आप डिजीज़ enhance ज़्यादा करें। हो रही हैं, जब तक हम बिल्कुल सिविलाइज नहीं हो जाते, पूरी तरह एजुकेटेड नहीं हो जाते, हमारा नंबर ऑफ डिजीज़ कम नहीं हो जाता, तब तक को इसकी डिमांड ज़्यादा होती रहनी है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, हमारी डिमांड बढ़ेगी, तो उस हिसाब से सरफेस पे बर्डन ज़्यादा आ गया, तो इसकी ज़रूरत तो एनी टाइम हमें है और ये ये ज़्यादा आपने होनी दो चाहिए। तीन मौजूआत छेड़ दिए हैं, पॉपुलेशन और उसके बाद अवेयरनेस और ये सारी, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लें नाजरीन, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये माहिरीन के पैनल से मेरी गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ रहिए। जी नाजरीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक साहब, MS हैं म्यू हॉस्पिटल लाहौर के, और डॉक्टर शहरियार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने, मैं वैसे YDA के बारे में सवाल करना चाह रहा था, लेकिन आपने एक और यूँ समझे कि कट्टा खोल दिया है, और वो कट्टा है अवेयरनेस का, कि हेल्थ के बारे में अवेयरनेस हमारे समाज में है कितनी, इसके लिए बतौर हेल्थ प्रोफेशनल आपका विजन क्या है, और इसके साथ साथ जो सर्विसेज की फराहमी है वो किस तरह, जैसे आपने पॉपुलेशन का जिक्र किया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन का बढ़ना बजाते खुद एक मसला है, तो इस हवाले से बताइए कि ये बतौर MS भी आप इसमें कुछ काम कर सकते हैं म्यू हॉस्पिटल? जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान में अगर हम देखें कि एपिडेमियोलॉजिकली क्या है, हम अपने रिसोर्सेज एलोकेशन को, हम अपने सोशल और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को और लोगों के लाइफस्टाइल को और उनकी इनकम को देखें, तो हम एक अपवर्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन में हैं। ना सिर्फ कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी ज़्यादा हो रही हैं, डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है, हाइपरटेंशन ज़्यादा हो रही है, जेनिटल डिजीज़ ज़्यादा हो रही हैं, कंजेनिटल जो है जो पैदाइशी होती हैं वो भी ज़्यादा हो रही हैं, मोरूसी बीमारियां भी ज़्यादा हो रही हैं, एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो एक से दूसरे को फैलती हैं, जस्ट लाइक कोविड, वो भी ज़्यादा हो रही हैं। तो जब तक हमारी रिसोर्सेज एलोकेशन ज़्यादा नहीं हो जाती, हमें अवेयरनेस ज़्यादा नहीं हो जाती, सोशल सिविलाइजेशन हमें ज़्यादा नहीं हो जाती, वो सैनिटेशन का सेंस डेवलप नहीं हो जाता, हम अपवर्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन में रहेंगे। इसमें तो जितनी बीमारियां आपने ये गिनवाई है, ये सारी की सारी में इनका ताल्लुक ही अवेयरनेस से है, और प्रिवेंशन से है। ये बीमारी से बचा जा सकता है, सबसे बचा जा सकता है। लेकिन कैसे बचा जा सकता है कि जब एक एंड पे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, दूसरे एंड पे हम अपने रिसोर्सेज ज़्यादा हेल्थ के लिए एलोकेट करें, और साथ साथ अवेयरनेस हो। नहीं, हमें मजहबी तौर पे भी तो कहा गया है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो अब पता चला कि हम तो सफाई के ज़रिए कोरोना से भी बच सकते हैं। ऐसे बाकी बीमारियां जो कम्युनिकेबल हैं, हम उससे भी बच सकते हैं अगर हम सुन्नत तरीके से खाएं पिएं, और हम डायबिटीज़ हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। हमारी सोच अगर मनफी ना हो तो हम डायबिटीज़ हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। ये बीमारियां जिनके मल्टीपल रीजंस हैं, हमारा लाइफस्टाइल बेहतर हो जाए, हमारी सोच मुस्बत हो जाए, हम भला सोचें, लोगों के बारे में अच्छा सोचें, कम खाएं,
अपने रिसोर्सेज के अंदर रहें, अपने अंदर इत्मीनान पैदा करें, तो हम सारी की सारी बीमारियां अब जो प्रिवेल हो रही हैं उनसे भी बच सकते हैं और सफाई के ज़रिए कम्युनिकेबल से भी बच सकते हैं। हमारे तो गाइडलाइंस हमारे मज़हब ने भी दी हैं और वही की आगे रिफ्लेक्ट होते हैं, मेडिकल साइंस में भी होती हैं। सरकारी सतह पे इस गाइडलाइन को आम करने के लिए, इस अवेयरनेस को आम करने के लिए ये म्यू हॉस्पिटल का, किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी का ये कोई प्रोजेक्ट है आपका? जी, हमारा है कि जब हमारे पास जो भी पेशेंट इंटरेक्शन में आता है तो ना सिर्फ उसको ट्रीटमेंट बल्कि उसके साथ अगर वो डायबिटीज़ का है तो उसको बताया जाता है कि आपने लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशंस करनी है। ऐसे हाइपरटेंशन क्या है कि उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में, उसकी खुराक के बारे में, उसको रहन सहन के बारे में सारा कुछ बताया जाता है। और अगर आप फील्ड में देखें ना, म्यू हॉस्पिटल के अलावा जिसमें मेरा फील्ड का एक्सपीरियंस है API पोलियो लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम का, तो तकरीबन 1 लाख के करीब लेडी हेल्थ वर्कर पाकिस्तान में काम कर रही हैं और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन ही यही है कि लोगों को सेहत के बारे में शऊर और आगाही देकर उनको अमली तौर पर सेहत की सरगर्मियों में शामिल करना। और ये घर घर जाकर घर इंजेक्शन घर लगाना ही जाकर सिर्फ काम नहीं है, वहाँ बताते भी वही हैं। काम, ये तो इंजेक्शन में लगाना जो पोलियो का काम है वो तो 2-3-4 महीने बाद आता है, सही। या कैंपेन्स आती हैं रूटीन में, वो डेली 7 से 10 घरों में जाती हैं और वहाँ यही अवेयरनेस देती हैं। और उसी का रिजल्ट है कि देखिए पाकिस्तान में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम हुआ है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हुआ है, इसलिए कि उनकी अवेयरनेस की वजह से वो डिलीवरी स्किल बर्थ अटेंडेंट वो एक अनपढ़ दाई ने नहीं कराई, वो मिडवाइफ ने कराई, LHV ने कराई, प्रॉपर्ली टाइमली रेफर होंगी, प्रॉपर्ली उसको ट्रीटमेंट होगी, तो उससे हमारी मॉर्टेलिटी रेट कम हुआ। हम बर्थ कंट्रोल की तरफ भी जा रहे हैं तो उसकी अवेयरनेस की वजह से जा रहे हैं। उसमें किरदार मीडिया का भी है, सोशल मीडिया का भी है। अच्छी बातें जो हैं वो लोग एक्सेप्ट करते हैं और उन पर अमल दरामद भी करते हैं। नो डाउट अभी ट्रेडिशनल फेथ हीलर्स और बाकी चीज़ें माशरे में प्रिवेल करती हैं, इवन देन आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि जो साइंटिफिक चीज़ें हैं ना, हम उन्हीं पे जाएं, उन्हीं पे फोकस करें, उन्हीं के ज़रिए से वो बीमारियों से बच भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ये प्रिवेंशन का और अवेयरनेस का एक सेगमेंट है, इस पर काम किए बगैर क्या हम अपने बजट पे डिपेंड करते हुए और हेल्थ की फैसिलिटेशन सहूलतें ज़्यादा देते हुए ये सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, या ये पैरेलल काम करना पड़ेगा और कितनी ज़रूरत है? देखें, एक जो आपके प्लान्स में या एक्शन में एक जो सिनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि जी आप ट्रीटमेंट करेंगे, आप उनका इलाज करेंगे, बट उसकी जो जड़ है, हमेशा से कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वाई नॉट निपिंग द इवल इन द बड, कि एक बीमारी है जो गंदा पानी पीने से फैलती है, जो सफाई ना रखने से फैलती है, तो वाई डोंट यू गो टू द पब्लिक एंड यू क्रिएट अवेयरनेस कि जी आपने ये वाले काम नहीं करने वरना आपको ये बीमारी लग जाएगी। अब जब वो होगा तो उसका डायरेक्ट पहला तो आपका फ़ायदा होगा कि आपके हेल्थ सिस्टम के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब आपने एक बंदे को, एक फैमिली को एजुकेट किया तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने रिश्तेदारों को तो एजुकेट करेगा ना, जहाँ कहीं जाएगा, तो वो आपका एडवोकेट बन गया। उससे आपका रिसोर्स बच गया, आपके हेल्थ केयर सिस्टम की जितनी सारी एक्सपेंडिचर है वो बच गया, और वो वाले रिसोर्सेज, वो वाली चीज़ें किसी ऐसे मरीज़ के लिए यूटिलाइज हो गई जो कि बहुत ज़रूरी थी उसके लिए। तो अवेयरनेस और प्रिवेंशन और दोनों का ना चोली दामन का साथ है। मैं तो ऐसे अकेले सिर्फ हॉस्पिटल बनाए जाने से कोई काम नहीं होगा। जब तक शऊर नहीं पैदा किया जाएगा लोगों में, उनको अवेयर नहीं किया जाएगा, उनको सेंसिटाइज नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। अब आप खुद देखें, डॉक्टर साहब पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है माशाल्लाह से, कि जब तक ये मिडवाइफ और ये जो हमारे वहाँ LHVs हैं ये डोर टू डोर नहीं जाती थी, अब आज हर गांव में 1 या 2 LHVs हैं जो कि जिनका दाई का सिस्टम ही खत्म हो गया और वहाँ पर जाके वो लोगों को वही जो बर्थ कंट्रोल है या जो पॉपुलेशन के मामलात हैं, वो सारे के सारे पॉपुलेशन वेलफेयर मैनेजमेंट के जितने सारे मामलात हैं वो डाउन द लाइन जाके इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक्सेप्टेबिलिटी के लिए डॉक्टर साहब ने फेथ हीलर्स की बात की, सारा कुछ किया। आज भी जब आप बहबूद आबादी की बात करते हैं तो कोई ना कोई मजहबी लोग उठ के उसके ऊपर एतराज़ करना शुरू कर देते हैं। इस तरह हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ जा रहे हैं। ये मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, लेकिन जो अवेयरनेस है और जो डाउन द लाइन सर्विस डिलीवरी है सिर्फ पॉपुलेशन की, वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही है। उससे आपकी अवेयरनेस हो रही है, आपका हेल्थ का जो बजट है, जो एक्सपेंडिचर है, वो बच रहे हैं। डॉक्टर साहब, सरकारी अस्पतालों के बारे में एक परसेप्शन ये पाई जाती है कि अल्लाह वहाँ किसी दुश्मन को भी ना लेके जाए, और वहाँ पे जो मैनेजमेंट का ख़ास तौर पर होता है वो इतना ज़्यादा प्रोसेस लंबा है एडमिशन का, मुख्तलिफ़ जगह पे ऐसे मरीज़ उस वक़्त तक उसका ट्रीटमेंट नहीं शुरू होती जब तक वो एक लंबे चौड़े प्रोसेस से नहीं गुजरता, और उसके बाद वहाँ पे जो सर्विस डिलीवरी है निचले लेवल पे वो इतनी मेयारी नहीं होती, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट का रुख करते हैं।
तो इस हवाले से एक तो म्यू हॉस्पिटल का स्पेशल बताइए कि वहाँ पे आके आपने क्या विजिट किया है, वहाँ वार्ड्स में जाके लोगों के, मरीजों के मसाइल सुने हैं वहाँ पे, और वहाँ पे सिचुएशन क्या और इसको मजीद कैसे बेहतर किया जा सकता है? जी, ये परसेप्शन आप वाली जो बात है ना वो प्रिवेल करती है, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी दिन म्यू अस्पताल में किसी को भेजना। मैं तो वहाँ पे जितने भी मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, AMS DMS, दे आर वेरी वर्स्ट एंड डेडिकेटेड, उनसे भी बात की है कि हमने सिस्टम को सपोर्ट करना है, और MS ऑफिस के बाहर भी ये लिखाया है कि किसी भी मसला की सूरत में आप MS या एडिशनल MS या ड्यूटी पर मौजूद DMS से एनी टाइम मिल सकते हैं, और डोर भी खुला है। और इसको भी आप देख लेना कि अननोन नंबरों से अगर मुझे मेरे MS या DMS को फ़ोन करते हैं तो क्या वो अटेंड करते हैं या नहीं करते, आपका मसला सॉल्व होता है या नहीं, आपको मेडिसिन वहाँ पे मिलती है या नहीं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं MS में हूँ, मैंने वहाँ जाके देख लिया है कि कितना अच्छा सिस्टम बना हुआ है, कितनी अच्छी रिवायात के कैडमन मेडिकल यूनिवर्सिटी और म्यू हॉस्पिटल्स की हैं, जो लोगों का ट्रस्ट है ना, या म्यू को वो अपना, जैसे इन्होंने कहा, दाता दलबार समझते हैं, तो वो एक सदियों की मेहनत से बनाया गया है, और वो ट्रेडिशन सब में है, डेडिकेटली सब लोग काम करते हैं। तो म्यू हॉस्पिटल के बारे में ये परसेप्शन थोड़ी सी डिफरेंट है। प्रैक्टिकली आप भी देख लेना कि वहाँ हर बंदे को अच्छे तरीके से देखा भी जाता है। अद्वियात की फराहमी की क्या सूरत है? आप कितनी अद्वियात देते हैं पेशेंट को और कितनी बाहर से लेनी पड़ती है? जो इमरजेंसी है वो 100% फ्री है, टोटली फ्री है, 100% फ्री है, किसी भी इमरजेंसी में टोटल इमरजेंसी फ्री है, टोटल इमरजेंसी फ्री है, इंडोर टोटल फ्री है, ऑपरेशन थिएटर टोटल फ्री है। जो आउटडोर है ना, उसमें एक हद तक है कि बाज़ औक़ात तो ऐसी मेडिसिन पेशेंट को ज़रूरत होती है कि जो वहाँ पे नहीं होती, और वो भी 70 to 80% फ्री है अब। लेकिन अब देखिए, सेहत सहूलत कार्ड की मदद से अगर पेशेंट उस रेफरेंस से भी जाए तो उसको तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा, ये सेहत सहूलत कार्ड जो है, इससे ये आपके हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट मिली है आपको, या आपके हेल्थ सिस्टम का ही बजट कट हुआ है और उधर चला गया? हेल्थ सिस्टम का बजट उतना ही है, उसमें कट नहीं लगा? नहीं, पाकिस्तान में 20 से 25% लोग जाते हैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, ठीक, बाकी 70-75% लोग कहाँ जाते हैं? वो प्राइवेट में जाते हैं, वो होम्योपैथिक के पास जाते हैं, ट्रेडिशनल फेथ हीलर के पास जाते हैं, दमदरूद के पास जाते हैं। 70% ये तो था। हाँ, ये 20 से 25 जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। अब जो लोग प्राइवेट में भी जाते थे उनको भी अब फ्री मिलना शुरू हो गया, लेकिन बाकी हेल्थ सिस्टम्स में चले जाते हैं, वो बाई टाइम या बाई हेल्थ एजुकेशन हो, वो भी एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएंगे। बाकी लोगों को अब जो सहूलत सेहत की नहीं मिल रही थी 20-25% के अलावा, तो अब उनको भी मिलनी शुरू हो गई। अगर देखें तो स्कोप हमारा हेल्थ कवरेज का जो हम दे रहे हैं, जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो अब वो तो 60-70% पे आ गया, और वो गवर्नमेंट ही उसको ओन कर रही है, वो सारा कुछ उसको फ्री दे रही है। डॉक्टर साहब, मुझे फिर ब्रेक लेना पड़ रही है, ब्रेक के बाद दूसरे मौजूआत का जिक्र करेंगे मेरे साथ। जी, अवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम पर बात हो रही है। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले जिक्र हुआ था YDA का। पाकिस्तान में मेडिकल सर्विसेज में प्रोटेस्ट ये भी पाकिस्तान में ही देखने में आया, बाकी दुनिया में बहुत कम मिलता है। ये पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, क्योंकि ये भी यंग डॉक्टर रहे हैं, अगर से अब नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ये मेडिकल सर्विसेज में हेल्थ की रवायत जो पड़ गई है, इसका फ़ायदा कितना हुआ और नुकसान कितना? देखिए, पहले तो ये है कि जहाँ कहीं भी प्रोटेस्ट या इख्तलाफ राय होता है तो वो हमेशा अगर मुस्बत तौर पे देखें तो वो बेहतरी की तरफ जाता है। ता वक्त है कि किसी की बैड इंटेंशन उसमें इन्वॉल्व ना हो, उसको पोलिटिसाइज़ ना किया जाए। तो हमेशा से आपको पता है कि जितने सारे ट्रेनिंग के मामलात हैं और जितने यंग डॉक्टर्स के इश्यूज़ हैं, तो वो उनको लेके वो हमेशा मैनेजमेंट को या सहूलियात के फुकदान की वजह से किसी न किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते रहते हैं।
तो उस चीज़ ने एक जो एजिटेशन की या सियासत मैं कहता हूँ उसको लेके आए और ये तंजीमें बनी और सारा कुछ हुआ। गो के तंजीमें होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स का एक जो कंसेंसस है वो डेवलप होना चाहिए आपस में, और वो पूछ के सारे मामला सारे फैसले होने चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जो एजिटेशन या जो प्रोटेस्ट है उसका अगर हेल्थ सिस्टम को नुकसान हो ना, वो मरीज़ को ज़रूर होता है। देखिए आप एक एहतजाज कर रहे हैं, आपने एक ओपीडी बंद कर दी, एक दिन के लिए अस्पताल की नॉर्मल फंक्शनिंग को आपने कंप्रोमाइज़ कर दिया। तो जहाँ 200 मरीज़ अस्पताल ने अकोमोडेट करना है, 600 करना है, 700 करना है, वहाँ पर ऑब्वियसली आधा या आधे से कम या बाज़ दफ़ा बिल्कुल भी नहीं होता। डॉक्टर साहब, तो आप कैसे निपटेंगे इस चैलेंज से? अभी तो जब तक से जी। आप आए हैं आपको मेरा ख्याल है फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन ये एजिटेशन की रवायत जो है ये कायम है और ये किसी भी वक्त हो सकता है। जी, पहले तो है कि मैंने जाते ही हर किसी को इम्प्रेशन, चाहे वो किसी भी लेवल का हॉस्पिटल के साथ अटैच एम्प्लॉई हो, कि मैं उनके साथ बतौर बड़ा भाई, बतौर वालद डील करूँगा। वाईडीए से भी मेरी मुलाकात हुई है, तो उन्हें मैंने कहा कि जितने भी आपके इश्यूज़ हैं ना, वो हम आपस में बैठ के पहले करेंगे, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। और उसके बाद अगर ज़रूरत हुई कि उनको कहीं ब्रिज करने की, तो मैं आपकी और गवर्नमेंट के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करूँगा और आपके जितने भी जेन्युइन इश्यू हैं उनको हल करेंगे। अब भी अगर उनको कहीं से आता है कि यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम उसी वक्त हल करने हैं, दे एप्रिशिएट। और अब आहिस्ता आहिस्ता उनको भी हो रहा है कि मैं उनके साथ कैसा रवैया रख रहा हूँ या कैसे उनकी ऑब्जर्वेशंस को मैं पॉजिटिवली डील कर रहा हूँ। खैर हेल्थ सिस्टम में दो ही तो है, एक पेशेंट है, एक डॉक्टर है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो बाकी सैनिटेशन का या पैरामेडिक्स का, वो किस नहीं है, वो तो उस फैसिलिटेशन डॉक्टर स्टाफ को है। और उस पेशेंट को फैसिलिटेशन सपोर्ट करने के लिए। अगर हम समझें कि हमने अपना रोल अदा कर रहे हैं और उसको वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब उसका एसी चलता हो, उसको दवाइयाँ मिलती हों, वो कंफर्ट जोन में हो, तो हमने अपना रोल अदा करना है। जब हम चीज़ें उसको रेगुलर चेन में सप्लाई करते रहेंगे, या उसकी जो ऑब्जर्वेशन होंगी भी ये चीज़ नहीं है, ये चाहिए, उसको हम पॉजिटिवली लेंगे ना, तो उसको हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। और जब वो फील करेंगे कि हमें वो मदद मिल रही है और हेल्थ सिस्टम बेहतर है, तो उस तरफ तो जाएंगे ही नहीं। उस तरफ जाएंगे ही नहीं है। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब, ये मुख्तलिफ जो मेडिकल टेस्ट लिखते हैं डॉक्टर, और मुख्तलिफ जो ये ख़ास तौर पर बड़े महंगे महंगे टेस्ट जो प्राइवेटली होते हैं, ये सरकारी अस्पतालों के बारे में एक इम्प्रेशन ये भी है, ख़ास तौर पर ये MRI के हो गए टेस्ट, इस तरह के, वो जब भी जाएं पता चलता मशीन ख़राब है, मशीन ख़राब है। म्यू हॉस्पिटल में इसकी क्या सिचुएशन क्या है? मशीनें आपके पास हैं कितनी, सफिशिएंट हैं, ओवरबर्डन है आप, या इसको कैसे मैनेज करें? नहीं, मैं फिर कहूँगा कि वहाँ पे डिफरेंट है। हमारे पास एक MRI मशीन है, 2 हमारे पास CT स्कैन, CT एंजियो, एक एंजियोग्राफी मशीन, 3 एंजियोग्राफी मशीन है, एक मेमोग्राफी मशीन है। हमारे पास जो मोबाइल एक्सरे हैं वो 18 है, और 9 हमारे पास फिक्स एक्सरे हैं। इससे लिथोट्रिप्सी मशीन एक है, अल्ट्रासाउंड मशीनें 16 हैं, एनेस्थीसिया मशीनें हमारे पास 68 हैं, 118 वेंटिलेटर्स हैं। ऐसे ही डायलिसिस मशीन 34 हैं, कलर डॉप्लर्स 5 हैं हमारे पास, 59 डिफिब्रिलेटर हैं, और 200 से ज़्यादा कार्डिक मॉनिटर। और ये जितना आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बताया मशीनों का, ये सारा ये मैं आपको फंक्शनल बता रहा हूँ। ठीक। और गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ फ्रेंड्स ऑफ म्यू हैं और बड़े डोनर्स हैं जो म्यू हॉस्पिटल को दे रहे हैं। हाँ, ये भी मैं पूछना और चाह रहा था आपसे कि ये सारा गवर्नमेंट के खर्चे भी चलता है या कोई मुखैर? वो जैसे वार्ड की रेनोवेशन कर दी, कोई बिल्डिंग बना के दे दी, कोई इक्विपमेंट दे दिया, उसमें है। लेकिन मेन जो है ना 99% कंट्रीब्यूशन वो गवर्नमेंट का ही है। मैं बतौर MS मेरा सबसे ज्यादा टाइम तो वो टेस्ट फ्री करने में, और वो जो MIR या CT स्कैन के जो महंगे महंगे इंजेक्शन होते हैं उनको यहाँ से फ्री करने में लगता है। और वो उसको जब वो सोशल वेलफेयर ऑफिसर कर देती है कि ये बंदा एलिजिबल है, तो हमें उसमें करने में कोई हर्ज नहीं होता। और म्यू हॉस्पिटल में तमाम के टेस्ट बजट सफिशिएंट होता है जी, सफिशिएंट है। और म्यू हॉस्पिटल में तमाम के तमाम टेस्ट वहाँ पे होते हैं, फ्री है। जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं वो मिनिमल चार्जेस है ना, और जो डिजर्विंग ऑप्शन होता है कि किसी को फ्री कर सकते हैं। हाँ, मेरा मैक्सिमम टाइम इस साइन करने में ही गुजरता है, जो ऑफिस टाइम में है, कि जो उसके मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के इंजेक्शन फ्री कर दें, उसके मुख्तलिफ टेस्ट फ्री कर दें, और बड़े लेविशली करते हैं। ऐसे पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनकी तरफ से भी फ्री होता है। अच्छा, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और आपका ये कोऑर्डिनेशन कैसा है? बहुत अच्छा है। मैं तो सबसे पहला जो मैंने इम्प्रेशन लिया था वो VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से ही, कि जितना उन्होंने एल्डरली मुझे डील किया, मुझे समझाया, अच्छा बिहेव किया, तो डेट से रोल मॉडल या चीफ एग्जेक्टिव ने मेरे साथ इतना अच्छा
रवैया रखा, मुझे गाइड किया, जो ऑनर करते हैं, तो वो चीज़ें न्यू अस्पताल के हर एम्प्लाई में भी हैं और वही चीज़ें मैंने कोशिश की मेरे में ज़्यादा से रहें। और लाजमी तौर पे जब आप एक अच्छी टीम के साथ ना उनको पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं और एक आप एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर नहीं होते, आप उनको लीड करते हैं और जब आपको लीड करते हैं तो आप समझते हैं कि नहीं आई शुड बी रोल मॉडल, मैं इसके साथ ऐसे बिहेव करूँ, ऐसे ट्रीट करूँ, ये आगे भी ऐसा करेगा। तो मेरे साथ उन्होंने इतना अच्छा बिहेव किया, इतना अच्छा डील किया, वो पहले से भी बाकी कर रहे थे, वो मेरा भी फेस टीम गुड टीम में था। तो इंशाल्लाह इस रवैये के साथ, इस कोऑर्डिनेशन के साथ हम बेहतर डिलीवर करेंगे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा म्यू हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, आप चूँकि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को भी हेड करते रहे, तो पाकिस्तान में एड्स की सूरत हाल क्या है और ये एड्स कंट्रोल जो प्रोग्राम है ये कितना इफेक्टिव रहा? जी, एड्स पाकिस्तान में एक इसकी एंडेमिक सर्कुलेशन है, लेकिन वो हाई रिस्क पॉपुलेशन में है, मोस्टली जो सेक्स वर्कर्स हैं और इंजेक्शन यूजर्स हैं। पूरी दुनिया में तो ये सबसे ज़्यादा सेक्स वर्कर्स में, लेकिन पाकिस्तान में मोर देन 50% ये इंजेक्शन ड्रग यूजर्स में है। उसके लिए एक तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब ऑटो डिसेबल सिरिंजेस इस्तेमाल होंगी, आप उसके ओपीआइड सब्स्टिट्यूट्स भी ला रहे हैं और साथ ही इंजेक्शन ड्रग यूजर्स की रिहेबिलिटेशन पे भी काम हो रहा है। तो टोटल तकरीबन 12,000 के करीब पेशेंट्स हैं जिनको फ्री मेडिसिन मिल रही हैं। ये पंजाब की बात है या पंजाब की? पंजाब। और उसमें न्यू केसेस अब इतने नहीं आ रहे जैसे वो था कि कहीं कहीं एंडेमिक एरियाज में हो जाता था। अब वो एक ख़ास पॉपुलेशन में ही उनकी सर्कुलेशन है और दे आर वेल फोकस्ड। एड के साथ ये है कि जो शुरू से ये सेक्स रिलेटेड आ गई तो अब भी लोग समझते हैं कि इसका तल्लक सिर्फ सेक्स से है, वो डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते या नाकाबिले इलाज है। ये बिल्कुल काबिले इलाज है। एड्स काबिले इलाज है, बिल्कुल काबिले इलाज है और फ्री इलाज है। इसके टेस्ट इलाज भी फ्री है, इलाज भी फ्री है, 100% फ्री है। और अगर आप अच्छा ये बातें अब लोगों को नहीं पता, हाँ, नहीं पब्लिक पता। को ये बताने की जरूरत है, लोग तो बताते ही नहीं है। खुदा न खास्ता किसी को हो जाए तो यही समझा जाता है कि ये किसी सेक्स बैड का नतीजा है। नहीं, पाकिस्तान में नहीं है, इंजेक्शन के जरिए से, इंजेक्शन से है। और अगर आप एड्स की मेडिसिन पेशेंट ले रहा है और सारी जिंदगी लेता रहा है तो वो एड्स फ्री बच्चे पैदा कर सकता है। अच्छा, उसके जो बच्चे पैदा होंगे उनमें एड्स नहीं होगी, उसकी बीवी को नहीं होगी अगर वो रेगुलर मेडिसिन ले रहा है। इसी तरह पोलियो के बारे में भी बताइए, आप पोलियो रिडक्शन प्रोग्राम के भी हेड रहे हैं। हाँ, पोलियो की क्या सिचुएशन? पोलियो में भी मैंने थ्रू पाकिस्तान और ख़ासकर जो टफ टेरिटरीज हैं जनूबी पंजाब की, वहाँ भी काम किया है। तो हमने एज ए नेशन अब उस पर काबू पा लिया माशाल्लाह। 1 साल से कोई केस नहीं है और अगर मजीद 1 साल केस नहीं होता तो 2 साल होते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। अगर 2 साल मुसलसल पोलियो का कोई केस नहीं होता तो वो सर्टिफाई कर देते हैं कि ये जोन पोलियो फ्री अभी है। हम सर्टिफाई हो गए हैं कि नहीं? 1 साल अभी रहता है। 1 साल अभी रहता है और उम्मीद है कि हो जाएंगे इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्योंकि अब जो विगुरस हमारी कंपेन्स भी हो रही हैं और रूटीन ईपीआई भी है और हमारे जो रिफ्यूजर्स हैं या पॉकेट्स हैं वो भी क्लियर कर लिए जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम काबू पा। डॉक्टर साहब सिर्फ 30 सेकेंड है, ये अवेयरनेस के हवाले से मीडिया का किरदार क्या हो सकता है? ये सारी जो बातें डॉक्टर साहब ने की। देखिए जी, मैं एक बात है कि अगर एक बात आप मस्जिद में या कहीं आम जगह बैठ के करें तो उसका इम्पैक्ट, और मेंबर पे बैठ के जो बात करते हैं उसका इम्पैक्ट आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो जो मीडिया के प्लेटफॉर्म से या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो अवेयरनेस के मैसेजेस जाते हैं, जो अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, उसका एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इम्पैक्ट आता है और इसके ऊपर काम होना चाहिए, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। इस पे हुकूमतों को कोई बजट लगाने की भी जरूरत है, कोई इस पे फोकस करने की? जी, मैं अवेयरनेस के हवाले से कहूँगा कि कि मेंबर मस्जिद के अलावा सबसे बड़ा रोल है मीडिया का और सोशल मीडिया का। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा काम जो हमारे लिए ज़िंदगी में ज़रूरी किया गया है उसके लिए भी हय्या अल फलाह हय्या अल सलाह कहते हैं, आओ इस्लाह की तरफ, आओ फलाह की तरफ। तो पहला काम ही अवेयरनेस है और अवेयरनेस में जितना रोल मीडिया प्ले कर सकता है, सोशल मीडिया प्ले कर सकता है, वो कोई भी नहीं कर सकता। ह्यूमन बीइंग है, उसको जब किसी चीज़ के बारे में प्लस माइनस चीज़ें बताई जाएंगी, ज़ाहिर है बीमारी का एक अपना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जो उसकी दुख दर्द में, उसकी फैमिली के दुख दर्द में, उसके बहन भाइयों, उसके रिश्तेदारों के दुख दर्द में इजाफा करती है। एक नेगेटिव चीज़ है, जब उसको पता होगा कि मैं इस तरीके से बच भी सकता हूँ, वो रिपीटेड मैसेज उसके पास जाएगा, उसको पता होगा। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा रोल मीडिया का ही है इस अवेयरनेस में, और चीज़ें सही करने की तरफ जब जाती हैं तो प्राइम चीज़ ही इत्तला है। इस्लाह की तरफ, फलाह की तरफ वो मीडिया नहीं करना है। आपका बहुत शुक्रिया शहरियार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से ये खसूसी प्रोग्राम आपने मुलाजा किया, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।